जब भी हम साइंस इन्वेंशन के बारे में बात करते हैं तब हमें साइंस में एडवांस्ड कुछ ही कंट्रीज का नाम याद आता है, जैसे कि अमेरिका, रशिया, जापान, यूके। लेकिन हम अक्सर एक कंट्री का नाम भूल जाते हैं, वो है जर्मनी। ऐसा नहीं है कि जर्मनी अब साइंस में पीछे रह गया है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जर्मनी में साइंस का इन्वेंशन कुछ ऐसा हुआ कि मानो वैसा एक्सपेरिमेंट आज तक कभी नहीं हो पाया। तो कहीं मत जाइएगा, आज के एपिसोड में है कुछ ऐसा कि आप लोगों का होश उड़ जाएगा। मैं हूं देवाशीष, तो चलिए जानिए। पोलिश ऑथर ईगर विटकोस्की ने अपने द हंट फॉर जीरो पॉइंट बुक में पहली बार 2001 में डायग्लॉका यानी नाजी बेल के बारे में पहली बार बताया था। इसके बाद निक कुक, जो कि एक मिलिट्री जर्नलिस्ट और ऑथर थे, उसने भी ईगर विटकोस्की के बुक सपोर्ट किया था। मिड 90s में दशकों से एक अफवाह उड़ रहा था, एक महाकाश जाने वाला यूएफओ फ्लाइंग सॉसर डेवलप किया जा रहा है नाजी साइंटिस्टों के द्वारा। लेकिन बढ़ता प्रमाण इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि नाजी इराक के जर्मन साइंटिस्टों ने एक बहुत ही आधुनिक यानी एडवांस टेक्नोलॉजी का डेवलप कर लिया है। नए डॉक्यूमेंट्स और कुछ पर्सनल इंटरव्यूज के दौरान ये बात कंफर्म था कि नाज़ीज स्पेस मिशन के लिए तैयार थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाजी टेक्नोलॉजी की वजह से जर्मन्स पृथ्वी के बाहर ट्रैवल करने वाले थे, और जिस व्हीकल का नाम था डायग्लॉका यानी नाजी बेल। तो आखिर नाजी बेल है क्या? जो लोग ये दावा करते थे कि नाजीज मून, मार्स और एल्डेबरन सोलर सिस्टम जा चुके थे, वो सब इस बेल का होने का दावा करते थे। स्पेसक्राफ्ट में एक ऐसा अननोन एनर्जी को यूज किया जाता था जिससे ये पृथ्वी के बाहर भी जा सके। ये एनर्जी दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए अनजान था, लेकिन जर्मन्स इस टेक्नोलॉजी के बारे में सदियों से जानते थे। बहुत सारे लोग इसको वंडर वाफी यानी इंग्लिश में वंडर वेपन के नाम से भी जानते थे। एक बेल की तरह दिखने के लिए इसको बेल का नाम दिया गया था। विटनेसेस के मुताबिक इस बेलक्राफ्ट का हाइट था 12 से लेके 15 फीट और अप्रॉक्स 12 फीट वाइड था, यानी चौड़ा था। कुछ जानकार का मानना है कि इस बेलक्राफ्ट को बनाने के लिए बहुत ही भारी मेटल के साथ कुछ हल्का मेटल से फैब्रिकेटेड था, जिसको लीच मेटल भी कहा जाता था। और कुछ का मानना है कि इस बेलक्राफ्ट को बनाने में बेरिलियम पेरोक्साइड और थोरियम पेरोक्साइड को भी यूज किया गया था। जानकारों का मानना है कि इस बेलक्राफ्ट के चारों तरफ एक एफेक्ट जोन था, जिसका रेडियस था करीब 490 फीट से लेकर 660 फीट तक के अराउंड था। कुछ लोग कहते हैं कि इस बेलक्राफ्ट के पास जाते ही कुछ अजीब सा चीज शुरू होने लगता था, जैसे सेपरेशन ऑफ ब्लड, किसी जानवर का टिश्यू में क्रिस्टल का फॉर्म होना और भी बहुत कुछ। और इस बेलक्राफ्ट को जहाँ पे टेस्ट किया जाता था, उस टेस्टिंग फैसिलिटी का नाम था द हेंज, और ये पोलैंड का मुचुआप्का में मौजूद है। और ये हेंज साइंटिस्ट और टूरिस्ट का रिसर्च करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस माना जाता है। इस बेलक्राफ्ट को पावर मिलता था एक लिक्विड फ्यूल से, जिसका नाम था सेरम 525 या जेरम 525। विटनेसेस का मानना है कि उस बेलक्राफ्ट में जो फ्यूल यूज किया जाता था वो देखने में चेरी रेड या मरून कलर का था। हेनरी स्टीवेंस, जो कि एक ऑथर थे, उसका मानना था कि वो लिक्विड एक्चुअल में रेड मर्क्यूरी था। ये सीरम 525 काउंटर रोटेटिंग सिलेंडर्स में रखा जाता था, जो कि हाई स्पीड में घूमता था। रैपिड स्पिनिंग और हाईली चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्यूब के कॉम्बिनेशन से
एक एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन क्रिएट होता था जो कि इस बेलक्राफ्ट को उड़ने में मदद करता था। हिस्टोरियंस मानते थे ये जर्मन फ्लाइंग सॉसर एक इन हाउस प्रोडक्शन फैसिलिटी में तैयार किया गया था जिसका नाम था डर राइज या द जायंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नाजीज को ह्यूमन राइट्स वायोलेशन और वॉर क्राइम के लिए वॉर क्रिमिनल अनाउंस कर दिया गया था। इसमें से एक था जेकब स्पोरेनबर्ग, एक नाजी एसएस ओबरग्रुपेनफ्यूहर, जो कि एक हाईएस्ट कमीशन रैंक था नाजी एसएस में। एक पोलिश वॉर क्राइम कोर्ट स्पोरेनबर्ग को 60 जर्मन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को मारने के लिए दोषी ठहराया। इसी कोर्ट में स्पोरेनबर्ग नाजी बिल प्रोजेक्ट के बारे में पहली बार बताया। उन्होंने बताया इस नाजी बिल प्रोजेक्ट का सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए ही उन्होंने 60 जर्मन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को मारने का ऑर्डर दिया था ताकि इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर ना निकल सके। स्पोरेनबर्ग के मुताबिक वो बेल एक हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी था और वो हमेशा एक बजिंग नॉइस को प्रोड्यूस करता था। लेकिन चौंकाने वाला बात यह है कि नाजी बेल का एग्जिस्टेंस स्पोरेनबर्ग के साथ ही खत्म नहीं होता है। बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के मुताबिक लेट 90s में एक आर्टिस्ट चार्ल्स ए डेल्सचाउ के पेंटिंग्स को अगर देखा जाए तो उससे बेल का पहले होने का प्रूफ मिलता है। इसका मतलब ये बेल बहुत पहले से ही मौजूद था। डेल्सचाउ के ये पेंटिंग इशारा करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बहुत पहले से ही इस बेल के बारे में जर्मन्स को नॉलेज था। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि डेल्सचाउ के इस पेंटिंग से प्रूफ भी होता है कि नाजीज के साथ हाइपर इंटेलिजेंट एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल यानी सिंपल वर्ड में कहे तो एलियंस का कांटेक्ट था। डेल्सचाउ ने कुछ हाईली डिटेल्स पिक्चर को पेंट किया था जो कि नाजी बेल प्रोजेक्ट से बहुत पहले का था। ये आर्टिस्ट एक जर्मन सोनोरा एरो क्लब जो कि एक ग्रुप था जहां नए इनोवेटिव एयरक्राफ्ट डिजाइन्स को एक्सप्लोर किया जाता था। अगर डेल्सचाउ ने सिर्फ एक ही पेंटिंग को ड्रॉ किया होता तो इस कॉन्स्पिरेसी को उतना भी सॉलिड नहीं मान सकते थे। लेकिन डेल्सचाउ ने ऐसे एयरक्राफ्ट्स का करीब 100 से भी ज्यादा पेंटिंग किए थे। लेकिन आखिर में सवाल आता है कि ये बेल का आखिर हुआ क्या। बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से जुड़े साइंटिस्ट के एग्जीक्यूशन के बाद इस बेल प्रोजेक्ट को आर्कटिक सर्कल या साउथ अमेरिका में शिफ्ट कर लिया गया था। माना जाता है कि नाजी लीडर्स उसके स्पेस प्रोग्राम और यूएफओ से कांटेक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी कंटिन्यू रखे थे। कुछ थियोरिस्ट ये भी मानते हैं कि कुछ नाजी लीडर्स एल्डेबरन सोलर सिस्टम जो कि हमारे सोलर सिस्टम से 65 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है वहाँ पे भी ट्रैवल किए थे। ये भी माना जाता है कि नाजीज का सीक्रेट यूएफओ डेवलपमेंट बेसिस अभी भी आर्कटिक सर्कल में मौजूद है जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाया। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को साइंस का ये स्पेशल एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं साइंस के किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में साइंस स्कोप के साथ।